जैन बच्चों, आज 16 मई 2020 है। क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो बच्चों, आज जो हमने टॉपिक करना है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम वज्र गुणन विधि भी कहते हैं। इससे पहले हमने जिन मेथड्स को अब तक डिस्कस कर लिया है वो है ग्राफिकल मेथड, दूसरा हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा हमने किया था एलिमिनेशन मेथड। मतलब ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, और आज हमारे पास जो विधि है वह वज्र गुणन विधि। तो इन सभी विधियों में हमने एक चीज़ सीखी थी कि x और y के जो मान हैं वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो वज्र गुणन विधि है ये भी x y का मान निकालने के लिए ही है। तो हम क्या करते हैं, इस विधि को समझने के लिए हम एक इक्वेशन लेते हैं। हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन हमने ले ली 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। तो बच्चों, जैसे ही आपने क्वेश्चन लिखा है उसके बाद आपको कुछ चीज़ों को लिखना पड़ेगा, जैसे a1 क्या होता है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। a1 क्या होता है, पहली इक्वेशन जो है उसमें x के गुणांक मतलब x कोफिशिएंट को कहते हैं। कोफिशिएंट का यहाँ हमारे पास क्या मतलब है, मतलब x के साथ जो नंबर हो, जो कि पहली इक्वेशन में कितना है 1, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 2। b1 कहते हैं पहली इक्वेशन में y के गुणांक को, मतलब y के कोफिशिएंट को, मतलब y के साथ कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं दिख रहा तो इसका मतलब 1 है। और दूसरी इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो कितना है, वो है 3। और तीसरा हमारे पास है 6 और 1, तो ये 6 और ये हमारे पास 1। ये चीज़ हम निकालना पहले से सीख चुके हैं, ये सब चीज़ें आपको पहले लिखनी पड़ेंगी। तो बच्चों, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये जो हमारे पास ये समीकरण युग्म दे रखे हैं इनसे हमको किस तरह का हल प्राप्त हो सकता है। अद्वितीय हल प्राप्त होगा, कोई हल प्राप्त नहीं, या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर अपरिमित रूप से अनेक हल तथा कोई हल नहीं की कंडीशन आती है तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन अगर अद्वितीय हल की कंडीशन आती है तो हम इसको आगे हल करेंगे। अद्वितीय हल की कंडीशन क्या होती है कि पहले हम निकालते हैं a1 ओवर a2, जो कि कितना आ रहा है यहाँ पर 1/2। फिर क्या निकालते हैं हम b1/b2, जो कितना आ रहा है 1/3। फिर क्या निकालते हैं हम c1/c2, जो कि कितना आ रहा है यहाँ 6/1। तो आप देखो, अद्वितीय हल के हिसाब से अगर a1 ओवर a2 b1 और b2 के बराबर नहीं है तो ही वो अद्वितीय हल कहलाया जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है। ये है 1/2, ये 1/3 है, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो आप लिख लो a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। इसका मतलब इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। ये सब इसी मेथड पे अप्लाई नहीं करेंगे हम हर मेथड पे, चाहे ग्राफी विधि के लिए तो नहीं, क्योंकि उसमें तो हमें ग्राफ बनाकर चेक करना होता है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में इस चीज़ को पहले चेक करते हैं। तो हमारे पास ये अद्वितीय हल की कंडीशन आ गई है, किसकी, अद्वितीय हल मतलब यूनिक सोल्यूशन। तो हम आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सबसे पहले आप लिखोगे x, यहाँ लिखोगे y और यहाँ लिखोगे आप -1। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे -1, याद रखना, यहाँ पर लिखोगे आप -1। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे b1, यहाँ पर लिखेंगे हम c1, यहाँ पर लिखेंगे हम a1, फिर यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम b1 के नीचे आ जाएगा b2, इसके नीचे आ जाएगा c2, यहाँ आ जाएगा a2, यहाँ आ जाएगा b2। ठीक हो गया। लिखने का तरीका देख लो हमने कैसे लिखा है। पहले x y -1 लिखा है, फिर उसके बाद ये बाकी सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। तो इसके साथ आप एरो लगाओ, मतलब b1 को c2 से मल्टीप्लाई करना है, b2 को c1 से, c1 को a2 से करना है, c2 को a1 से, a1 को b2 से करना है और a2 को b1 से। इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू जो जहाँ है वो रख लेते हैं। फिर से x लिखते हैं, y लिखते हैं, -1 लिखते हैं। x का मान हमारे पास यहाँ x के नीचे यहाँ पर क्या है, हमारे पास b1 है ना, तो b1 का मान कितना है हमारे पास, वैल्यू कितनी है हम ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ 1 है, ये हमारे पास क्या है 3, तो लिखते हैं 1 और नीचे लिखेंगे 3। आप देखें 1 और नीचे है 3। c1 और c2 कितना है, c1 हमारे पास है 6 और c2 कितना है 1, आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और 1। ऐसे ही हमारे पास a1 और a2 कितना है 1 और 2, यहाँ पर लिख लेते हैं a1 a2 की जगह 1 और 2। और लास्ट में हमारे पास क्या है b1 b2, तो वो क्या है 1 और 3।
तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चीज़ लिख ली है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जैसे हमने ऊपर किया है। यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से, 6 को 2 से, 1 को 1 से, 1 को 3 से और 2 को 1 से। ये x के नीचे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1। ध्यान रखना फिर आपको माइनस ही लगाना है। और 3 को 6 से करेंगे तो कितना आएगा 18। फिर लगेगा इक्वल टू, ये इक्वल टू का ध्यान रखें, फिर इक्वल टू। अब y की बारी, तो y ओवर 6 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, कितना आ रहा है 12, माइनस लगेगा। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, इक्वल टू लगाएंगे। 3 को पहले ऊपर लिखेंगे -1, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2। तो हमने यहाँ तक कर लिया है। इसके बाद क्या है, फिर से करो, x के नीचे 1 - 18 कितना होता है -70, ठीक है। y के नीचे 12 - 1 कितना होता है, ये होता है 11, इक्वल टू -1 ओवर 3 - 2 कितना होता है 1 होता है। ठीक हो गया, ये 1 होता है। मैं इसको काट कर यहाँ लिख देता हूँ -1 ओवर 1। तो हमारे पास ये सॉल्व हो गया यहाँ तक। एक लास्ट स्टेप हमारे पास बचा है। आपने देख लिया कि हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ एक बार, जो हमने लिखा हुआ है। हमने लिखा था, क्या लिखा था हमने, x बाय -17 इक्वल टू y बाय 11 इक्वल टू -1 ओवर 1। हमें x और y निकालना है, जाहिर सी बात है हमें x और y निकालना है। तो एक बार इन दोनों को साथ में रखोगे और एक बार इन दोनों को अपने साथ रखोगे। कैसे, मतलब x ओवर माइनस, क्योंकि तीनों बराबर हैं तो किन्हीं दोनों को अलग रख सकते हो, किन्हीं दोनों को अलग। तो x बाय -17 को अलग रखा, किसके साथ, -1/1 के साथ, इससे x निकल जाएगा। ऐसे ही y बाय 11 को हमने -1 ओवर 1 के साथ अलग रखा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -17 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही होगा, तो x इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 17। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी बच्चों। अब यहाँ पर भी यही करेंगे, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y आएगा, इक्वल टू 11 को इससे करेंगे तो -11 होगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास x और y आ गया। मेथड ईजी था। अच्छा, एक खास बात जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पर ये जो आप -1 देख रहे हैं ना, कई बार बुक में आप इस चीज़ 1 भी देखोगे। 1 कब देखोगे, मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में हमने जो 6 और 1 है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे। अगर ये इक्वेशन ऐसे होती, x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y -1 इक्वल टू 0, करने का तरीका वही होता, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। C1 और C2 यही होते, ठीक है। माइनस के साथ -6 होता आपका C1, -1 होता आपका C2। और फिर यहाँ पर ये जो मैंने माइनस लिया, फिर इसको माइनस नहीं लिखते, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए आप ये -1 नहीं लिखोगे, इसकी जगह 1 आएगा। और इस वाली इक्वेशन के लिए हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है -1। तो ध्यान रखें, -1 कब आएगा और 1 कब आएगा। 1 तब आएगा जब ये दोनों नंबर बाईं तरफ हो, और -1 कब आएगा जब दोनों नंबर आपके कहाँ हो, दाईं तरफ हो। तो आप एक ही तरीके याद रखें, जैसे मैं हमेशा ये वाला तरीका अगर याद रख रहा हूँ कि दोनों नंबर उसी तरफ होने चाहिए, तो फिर हर बार मैं -1 ही लूँगा। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो कि है 3.5। तो बच्चों ये है प्रश्नावली 3.5 के जो पहले क्वेश्चन है वो है, निम्न रैखिक समीकरण युग को अद्वितीय हल की स्थिति में वज्रगुण विधि से ज्ञात करें। सिंपल सी बात है, अद्वितीय हल होगा तभी आप उसको हल कर सकोगे। अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन देखता हूँ तो ये अद्वितीय हल का नहीं बैठता। आपको पता है ना, अद्वितीय हल है या नहीं है, उसके लिए a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 होना चाहिए। ये इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, संतुष्ट नहीं करेगा, इसीलिए ये आपका वज्रगुण विधि से हल नहीं हो सकता। ये कोई हल नहीं की कंडीशन देता है आपको। a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2, ये वाली कंडीशन देता है। ये हल नहीं हो पाएगा। ये वाला हल हो सकेगा और ये वाला भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन देता है। मतलब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो बच्चों मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वज्रगुण विधि से संबंधित क्वेश्चन को आपको करा चुका हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं। आपको फिर से बता रहा हूँ, इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप a1 ओवर a2 निकालें, b1 ओवर b2 निकालें, c1 ओवर c2 निकालें। अगर अद्वितीय हल की स्थिति आती है तो ही हल करें, नहीं तो उनको हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन भी ऐसा कहा है। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें लिखा है आपको a और b का मान ज्ञात करना है।
कहाँ से मान ज्ञात करना है आपको? रैखिक समीकरण युग्म दिख रहे हैं ना, एक है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। तो इन दोनों समीकरण युग्म में आपको a और b दिख रहा होगा x और y के साथ में, तो इन्हीं a और b को निकालना है। लेकिन इन्होंने पहले से तुमसे कह दिया है कि आपके पास एक कंडीशन है, वो है अपरिमित रूप से अनेक हल। मतलब ये जो रैखिक समीकरण युग्म है ये अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं इन दोनों के। तो फिर बच्चों एक चीज याद रखना, यहाँ पर आपको x और y नहीं ज्ञात करना। अगर x और y ज्ञात करना होता तो हमारे पास 4 मेथड जो हम तक सीख चुके हैं उनमें से किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके कर सकते थे। यहाँ x और y नहीं, यहाँ a और b ज्ञात करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन ही हम अप्लाई करेंगे। a और b ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको जिस टाइप की कंडीशन आपको दे रखी होगी पहले वो कंडीशन आपको लिखनी है। ठीक है, जरा मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कैसे। आप सबसे पहले लिखें a1 क्या है इस वाली इक्वेशन में, क्या है x कोफिशिएंट 2, a2 क्या है a माइनस बी, मैंने ये लिख लिया। ऐसे ही b1 क्या है, y के साथ जो होता है नंबर उसको कहते हैं हम b1 जो कि हो गया 3, और b2 हमारे पास क्या होगा जो नीचे वाली इक्वेशन में y के साथ है जो है a प्लस बी। ऐसे ही c1 क्या होगा हमारे पास 7, और c2 कितना होगा 3a प्लस बी माइनस 2। तो इस तरीके से हम क्या कर चुके हैं, हम सभी चीज़ों को लिख चुके हैं। अब क्वेश्चन में कहा था अपरिमित रूप से अनेक हल, तो पहले अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन लिखो आप। क्या होती है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। अब आप क्या करें, a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान रख दें यहाँ से उठाकर। तो क्या लिखेंगे आप, 2 ओवर a माइनस बी इक्वल टू b1 कितना है 3 ओवर a प्लस बी, और c1 कितना है 7, और c2 कितना है 3a प्लस बी माइनस 2। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये चीज़ लिख ली है। अब हम इसको आगे हल करने वाले हैं, तो हल करते हैं। करने का तरीका वो ये है कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो एक बार 2 को एक साथ रख लो और बाकी 2 को एक साथ रख लो। तो 2 ओवर a माइनस बी को हमने इक्वल रख लिया 3 ओवर a प्लस बी के साथ, और दूसरी जगह पर 3 ओवर a प्लस बी को इक्वल लिख लिया 7 ओवर 3a प्लस बी माइनस 2। बच्चों आप किसी भी 2 को एक साथ रख सकते हैं, आप चाहो तो इन दोनों को भी एक साथ रख सकते हैं, पर मुझे सिर्फ 2 समीकरण की ज़रूरत है जो कि यहाँ से बनेंगे, इसलिए मैंने इस टाइप के 2 ही जोड़े ले रखे हैं। हल करते हैं, a प्लस बी को 2 से गुणा करेंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और a माइनस बी को 3 से। क्या बनता है देखें, 2 को a प्लस बी से और 3 को a माइनस बी से। यहाँ पर 3 को इन सब से, तो हम लिखेंगे 3a प्लस बी माइनस 2 7a प्लस बी। यहाँ तक ठीक हो गया। अब 2 से हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। पहले a को करते हैं तो ये हो जाएगा 2a, फिर b को करते हैं, दोनों को किया तो 2a प्लस 2b आ गया। यहाँ 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3a हो गया, माइनस 3 को b के साथ करोगे तो ये 3b हो जाता है हमारे पास। ठीक हो गया। यहाँ पर भी 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को पहले 3 से किया तो कितना आया 9a, प्लस 3 को b से किया तो कितना आया 3b, 3 को 2 से किया तो 3 2 जा 6 इक्वल टू 7 को इन दोनों से करोगे तो 7a प्लस 7b। थोड़ा सा इसको सरलीकरण सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करते हैं, हम a को वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, b को यहाँ ले आते हैं। किसी को भी कहीं ले जा सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब a को एक तरफ ले आते हैं, b को एक तरफ, या दोनों को ही एक तरफ ला सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं चाहूँ तो दोनों को एक तरफ ले आ सकता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ। तो ये हमारे पास 2b को मैंने यहीं पर रख दिया, ये माइनस 3b है तो यहाँ आकर क्या हो गया प्लस 3b, इक्वल टू ये क्या है आपके पास 3a, इसको वहाँ शिफ्ट किया तो कितना आया माइनस 2a, ये हमारे पास कितना हो गया 5b, और 3a माइनस 2a कितना 1a या फिर a सकते हैं, तो एक समीकरण बन गया। ठीक हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पर इसको भी हल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस a और b दोनों को यहाँ ले आते हैं क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं। आप यहाँ पर भी a और b को एक तरफ ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं a और b को यहाँ लाता तो मेरे पास जो इक्वेशन बनती वो कुछ ये बनती 5b माइनस a इक्वल टू 0। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ठीक है, आप इन दोनों को यहाँ ला सकते हैं। अच्छा, मैं 7a और 7b को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो मेरे पास पहले से 9a है। जब इसको लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा 7a। ठीक है, मेरे पास 3b पहले से है,
जब 7b को ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा -7b और -6 तो अपनी जगह है, इक्वल टू यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं तो 0 बचा। 9a माइनस 7a कितना हो गया 2a। 3b माइनस 7b कितना हो गया -4b। -6 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास ये दूसरे समीकरण का निर्माण हो चुका है। अच्छा बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखें, हमेशा किसी सवाल में अगर हमारे पास ये जो 3 पद हैं, अगर तीनों पदों के आगे वाली जो संख्या, तीनों पदों में जो संख्याएं हैं, अगर वो किसी एक पहाड़े से विभक्त हो सकती है, डिवाइड हो सकती है, तो आप कर दो उसको। ठीक है, ये भी एक तरीका है। इसको क्या कहते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग करना। अगर मैं इसको 2 से भाग करूं कट जाएगा, इसको 2 से भाग करूं तो 2 दूनी जाएगा, इसको 2 से भाग करूं तो 3 आ जाएगा। तो क्या बचा, इसको 2 से भाग करूं तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो हमारे पास क्या बचा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस तरीके से हमारे पास 2 समीकरणों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनेंगे आप। हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ 2 समीकरणों में x और y निकालना सीखे थे। कोई बात नहीं, इस बार x और y नहीं है, उनकी जगह ये 2 समीकरणों में क्या है a और b। तो आपके पास कौन कौन से मेथड्स हैं इन दोनों को सॉल्व करने के। आपके पास जो मेथड है वो ग्राफी विधि भी है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो अभी हमने किया। तो अगर मेथड का नाम नहीं लिखा है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि बाकी 2 मेथड्स तो आप कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले किया था, तो हम उनमें से एक मेथड को यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरे पास 2 समीकरण क्या क्या है, एक तो आ गया मेरे पास a इक्वल टू 5b, और दूसरा मैंने अभी क्या निकाला था, वो निकाला मेरे पास a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या यही 2 समीकरण बने थे? हाँ, यही 2 बने। a का मान किसके बराबर है, 5b के ना। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या सीखा था कि जो a का मान होता है उसको दूसरे समीकरण में a की जगह रखते हैं। a नहीं कहा था, x कहा था, पर अब x की जगह a है। तो a का जो मान है 5b, उसको यहाँ पर आप इस a की जगह रखें तो क्या बनेगा, ये बनेगा 5b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल टू 0। 5b माइनस 2b बेटा कितना होता है, वो होता है आपका 3b माइनस 3 इक्वल टू 0। मुझे b का मान निकालना है, 3 को मैं वहाँ शिफ्ट करता हूँ तो 3b इक्वल आ गया 3 के, और b बराबर आ गया आपका 3/3। इस टाइप से ये कट गया, तो b का मान हमारे पास कितना आ गया 1, क्योंकि ये एक पहाड़े से कट गए। अभी b का मान को मैं यहाँ रखता हूँ तो क्या बनेगा, a इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई b कितना है 1, तो a इक्वल टू 5 1 से 5 कितना हो गया, सॉरी 6 लिख दिया मैंने, 5 है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास a और b का मान निकल चुका है। तो आपने देखा हमने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया। तो बच्चों हमारे पास इसी टाइप का एक और अगला क्वेश्चन है, k का मान के लिए k की क्या वैल्यू हो। क्वेश्चन का मतलब है k की क्या वैल्यू हम यहाँ पर रखें ताकि ये दोनों इक्वेशन से हमें कोई हल प्राप्त नहीं हो। तो सिंपल वही है, क्योंकि आपको पहले से बता रखा है कि कोई हल नहीं प्राप्त होगा, तो आप कोई हल नहीं की कंडीशन डालोगे और फिर बिल्कुल अभी जैसे मैंने सॉल्व करके दिखाया वैसे ही आप सॉल्व करोगे। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों अब हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो सही लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।